हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आज की क्लास में ओबीजी के टॉपिक जो है आपका 4 है, उससे 50 एमसीक्यूज कराने वाले हैं। टॉपिक 4 आपका जिसमें क्या दिया हुआ है कि कंडक्ट नॉर्मल डिलीवरी एंड केयर ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, कंडक्ट नॉर्मल डिलीवरी एंड केयर ऑफ न्यूबॉर्न, यही है आपका टॉपिक। तो जो पिछला वीडियो है टॉपिक 4 मैंने लिखा हुआ है, तो वो आपका जो टॉपिक है वो थर्ड टॉपिक में आएगा। जो थर्ड टॉपिक में मैंने फीटल डेवलपमेंट करा दिया है, तो वो जो फीटल डेवलपमेंट है आपके सेकेंड टॉपिक में ही मर्ज है। ठीक है, तो इसका टेंशन ना लीजिए, थोड़ा क्लास अलग हो गया है, लेकिन आपकी जो क्लास चल रही है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रही है। तो इस वजह से आज मैंने बता दिया है, ये टेंशन ना लें कि टॉपिक इधर उधर है। लेकिन आज जो है टॉपिक 4 ही रहने वाला है। आज से ये जो सीरीज मतलब रहेगा आपका क्रम से रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन को। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या है कि नॉर्मल जो वजाइनल डिलीवरी में फीटस की प्रेजेंटेशन सबसे कॉमनली कौन सी होती है? तो ऑप्शन ए ब्रीच, ऑप्शन बी है आपका वर्टेक्स, ऑप्शन सी है फेस, ऑप्शन डी है शोल्डर। तो जो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के अंदर फीटस की जो प्रेजेंटेशन होती है, जो मोस्ट कॉमनली होती है, आपकी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन जो होता है वो 96% पाया जाता है, यानी कि सबसे मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन माना जाता है इसको। तो इसमें जो बेबी का पोजीशन होता है वो कैसे होता है? तो जो यूट्रस के अंदर बेबी का जो पोजीशन है, तो ये बेबी का हेड हो गया एंड ये उसकी बॉडी हो गई। ठीक है, तो ये जो बटक्स वाला पार्ट है, यानी कि ऐसे रहता है बेबी। ठीक, यानी ये जो बटक्स है आपके ऊपर रहेंगे और हेड उसका नीचे की तरफ रहेगा यूट्रस के अंदर। तो यानी हेड बिलो एंड बटक्स जो ऊपर रहेगा, तो इसको हम वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ये सबसे मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन माना जाता है नॉर्मल डिलीवरी के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, नॉर्मल लेबर का पहला स्टेज नॉर्मल लेबर का पहला स्टेज किस से किस तक होता है? ऑप्शन ए फुल डायलेटेशन से बेबी डिलीवरी, ऑप्शन बी देखते हैं इसमें क्या है कि ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर से लेकर के फुल सर्वाइकल डायलेटेशन, ऑप्शन सी क्या है कि बेबी डिलीवरी से प्लेसेंटा डिलीवरी, ऑप्शन डी है प्लेसेंटा डिलीवरी से 2 घंटे बाद तक। तो जो नॉर्मल लेबर होता है उसकी जो पहली स्टेज होती है, तो वो स्टार्ट कब से होती है? स्टार्ट फ्रॉम ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन टू आपका ये फुल सर्वाइकल डायलिटेशन, फुल सर्वाइकल डायलिटेशन तक होती है। ठीक है, तो स्टार्ट होती है जब आपका ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, तब से लेकर के या जब तक सर्विक्स फुल डायलेट नहीं हो जाती है, 10 सेंटीमीटर तक डायलेट नहीं हो जाती है या फिर 4 इंच तक डायलेट नहीं हो जाती है, तब तक ये स्टेज पहला स्टेज माना जाता है लेबर का। तो यही इसमें पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, ऑनसेट ऑफ लेबर से लेकर के फुल सर्वाइकल डायलेशन तक पहला स्टेज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि सर्विक्स सर्विक्स की फुल डायलेटेशन कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है आपका 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 12 सेंटीमीटर। तो जो सर्विक्स का फुल डायलेशन होता है वो 10 सेंटीमीटर माना जाता है, जिसको हम 4 इंच भी बोलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, लेबर का दूसरा स्टेज किससे शुरू होता है? ऑप्शन ए है सर्वाइकल इफेसमेंट, ऑप्शन बी है फुल सर्वाइकल डायलेटेशन, ऑप्शन सी है प्लेसेंटल सेपरेशन, ऑप्शन डी है आपका ऑनसेट ऑफ कंट्रैक्शन। तो जो लेबर का दूसरा स्टेज होता है किससे शुरू पूछा है ना, तो मैं सेकंड स्टेज बता देती हूँ। ये स्टार्ट कब से होता है? तो स्टार्ट फ्रॉम फुल सर्वाइकल डायलेटेशन, फुल सर्वाइकल डायलेशन से लेकर के बेबी के डिलीवरी तक, यानी एक्सपल्जन ऑफ फीटस, एक्सपल्जन ऑफ फीटस। यानी स्टार्ट तो होती है ये फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से। जैसे ही सर्विक्स फुल डायलेट होती है उस टाइम आपका पहला जो स्टेज होता है लेबर का वो इंड होता है, देन सेकेंड स्टेज वहीं से स्टार्ट हो जाता है और ये कब तक चलता है? जब तक कि बेबी का डिलीवरी नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड स्टेज के अंदर आता है। तो इसमें दूसरा स्टेज कब से शुरू होता है? तो ये फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से शुरू होता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, लेबर का दूसरा स्टेज कब समाप्त होता है? ऑप्शन ए है सर्विक्स के खुलने पर,
ऑप्शन बी है प्लेसेंटा निकलने पर, ऑप्शन सी है बेबी के जन्म पर, ऑप्शन डी है कॉर्ड क्लैंपिंग पर। तो अभी बताया मैंने कि इसमें दूसरा स्टेज कब समाप्त होता है, जब तक कि बेबी की डिलीवरी ना हो जाती है, ठीक है। यानी कि बेबी जैसे ही डिलीवर होता है उसी टाइम जस्ट आपकी सेकेंड स्टेज एंड होती है और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जाने वाला है, ठीक है। यानी कि बेबी के जन्म पर जो सेकेंड स्टेज होती है वो समाप्त हो जाती है। स्टार्ट कब होती है, तो फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स से स्टार्ट होती है एंड एक्सपल्जन ऑफ द फीटस पे एंड हो जाती है। नेक्स्ट है लेबर का तीसरा स्टेज किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है सर्वाइकल डायलेशन, ऑप्शन बी है डिलीवरी ऑफ फीटस, ऑप्शन सी है डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, ऑप्शन डी है न्यूबॉर्न केयर। तो जो लेबर का तीसरा स्टेज है, तो तीसरा स्टेज मैं बताती हूँ ये स्टार्ट कब होती है, तो स्टार्ट फ्रॉम एक्सपल्जन ऑफ फीटस से लेकर के आपकी एंड कब होती है, तो एक्सपल्जन ऑफ प्लासेंटा, है ना। तो ये क्या है कि ये हमारी फीटस जैसे ही डिलीवर होता है, बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, तो वो तो हमारी स्टार्ट होती है वहीं से, और जब तक प्लेसेंटा बाहर नहीं आ जाती तब तक ये स्टेज मानी जाती है लेबर की थर्ड स्टेज, ठीक है। तो इसमें घटना इसमें पूछा गया कि किससे संबंधित है, तो ये हमारा है डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा से संबंधित है। यानी तीसरे स्टेज में आपकी प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। प्लेसेंटा एंड जितने भी उसके मेम्ब्रेन होती हैं। सर्वाइकल डायलेशन इसमें ये देख लेते हैं, तो ये फर्स्ट स्टेज है, ये पहला स्टेज है। डिलीवरी ऑफ फीटस ये सेकंड स्टेज में होता है। डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा ये थर्ड स्टेज में होता है। एक होती है और फोर्थ स्टेज जिसमें कि ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन स्टेज उसको बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, फोर्थ फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर समानता किस अवधि को कहा जाता है। ऑप्शन ए है डिलीवरी से प्लेसेंटा डिलीवरी तक, ऑप्शन बी है प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद शुरुआती 1 से 2 घंटे, ऑप्शन सी है लेबर शुरू होने से डिलीवरी तक, ऑप्शन डी है केवल 30 मिनट। जो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर होती है वो स्टार्ट कब से होती है, तो जैसे ही आपकी प्लेसेंटा डिलीवरी होती है, जैसे ही प्लेसेंटा बाहर आ गया, प्लेसेंटा किसको बोलते हैं, जिसको हम नॉर्मल भाषा में खेड़ी बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम प्लेसेंटा बोलते हैं, जिसको हिंदी में अपरा बोलते हैं। प्लेसेंटा जो डिलीवरी है ये इसके यहाँ से तो स्टार्ट होती है और उसके बाद यह शुरुआती 1 से 4 घंटे के लिए होती है। इसके अंदर क्या होता है कि मदर एंड जो बेबी होती है उनका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनके हेल्थ स्टेटस का असेसमेंट करते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन जो होगा आपका 2 घंटे, यानी प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद शुरुआती 1 से 2 घंटे तक फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर मानी जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल देखते हैं, नॉर्मल डिलीवरी में फीटल हेड की सबसे फेवरेबल प्रेजेंटेशन कौन सी है। ऑप्शन ए है वर्टेक्स, ऑप्शन बी है प्रो, ऑप्शन सी है फेस, ऑप्शन डी है शोल्डर। तो सबसे जो फेवरेबल प्रेजेंटेशन होती है वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें अभी बताया मैंने कि हेड बिलो होता है और बटक्स जो होते हैं ऊपर होते हैं अपवार्ड, एंड हेड जो होता है डाउनवर्ड होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन है ए। अगला सवाल देखते हैं, फीटल हेड का वह डायमीटर जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में समानता महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन ए है सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, ऑप्शन बी है ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ऑप्शन सी है आपका मेंटो वर्टिकल, ऑप्शन डी है सब मेंटो ब्रैगमेटिक। तो फीटल हेड का जो डायमीटर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में समानता होता है तो आपका सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक होता है, जिसकी माप होती है 9.5 सेंटीमीटर, और ये इजिली जो होता है पेल्विक ब्रिम या इनलेट से इजिली पास आउट हो जाता है बाहर की ओर। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर सबसे मोस्ट कॉमन होता है। अगला सवाल है एंगेजमेंट का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए सर्विक्स का पूरा खुलना, ऑप्शन बी है बाईपैराटल डायमीटर का पेल्विक इनलेट से गुजरना, ऑप्शन सी है प्लेसेंटा का निकलना, ऑप्शन डी है हेड का बाहर आना। तो जो एंगेजमेंट होता है ये एक टर्म होती है जिसके अंदर क्या होता है कि ये आपका पेल्विक ब्रीम है या जिसको हम इनलेट बोलते हैं, और यहीं पे आपका देख रहे हैं कि ये हमारी इस्चियल स्पाइन निकली होती है इस्चियम के इनर एस्पेक्ट पे। तो इसमें क्या होता है कि ये जो इस्चियल स्पाइन है इसको हम फीटल हेड स्टेशन बोलते हैं। यहीं पे जो फीटस का हेड होता है आपका, यहीं पे फीटस का ये जो हेड है यहीं से आकर इस्चियल स्पाइन पे अटैच होता है। तो इसमें क्या है कि फीटस का जो बाईपैराटल डायमीटर है बीपीडी है, जिसका माप इसका भी होता है कि 9.5 सेंटीमीटर इसका भी माप होता है। तो जो दोनों पैराइटल बोन जो होते हैं, पैराइटल एमिनेंस होते हैं, उसके जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम बाईपैराटल डायमीटर बोलते हैं। और ये जब डायमीटर आकर के इस्चियल स्पाइन यानी फीटल हेड स्टेशन में अटैच होता है यहाँ पे, यानी कि ये पेल्विक ब्रिम में एंट्री कर गया, तो इसी कंडीशन को हम एंगेजमेंट बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अगला सवाल है, फीटल हेड का पेल्विक कैविटी में नीचे आना कहलाता है। ऑप्शन ए है
फ्लेक्शन, ऑप्शन बी है डिसेंट, ऑप्शन सी है एक्सटेंशन, ऑप्शन डी है रेस्टिट्यूशन। तो पेल्विक कैविटी से नीचे की तरफ आना आपका डिसेंट कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला सवाल पे चलते हैं। नॉर्मल वर्टेक्स डिलीवरी में फीटल हेड का मूवमेंट में क्या कौन सा शामिल है? ऑप्शन ए है फ्लेक्शन, ऑप्शन बी है इंटरनल रोटेशन, ऑप्शन सी है एक्सटेंशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो जो नॉर्मल वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है उसमें फीटल हेड के मूवमेंट में ये तीनों ही कंडीशन शामिल होती है। उसके हेड में फ्लेक्शन भी होता है, उसका इंटरनल रोटेशन भी होता है जिसमें जो फीटस का हेड है वो 45 डिग्री रोटेट करता है, यानी कि आपका 1/8 सर्किल है उसको यह घूमता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें एक्सटेंशन भी होता है। तो इसमें हम बता दे रहे हैं आपको कि ये टोटल जितनी भी कंडीशन है हेड के फीटल हेड मूवमेंट में, ये सारे के सारे मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंदर आते हैं, जो कि सिफेलिक या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अंदर देखने को मिलता है। और ये जितनी भी घटनाक्रम है आपके मैकेनिज्म ऑफ लेबर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर देखने को मिलता है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि टोटल इसमें 8 जो होते हैं आपके लेबर के मैकेनिज्म होते हैं। इसके अंदर मैं पहले बता देती हूँ आपको। ये पहला है आपका इंगेजमेंट, जिसमें कि फिटस का प्रेजेंटिंग पार्ट सबसे बड़े डायमीटर का पेल्विक इनलेट में प्रवेश करना। देन क्या होता है कि डिसेंड होता है, यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जो कि फर्स्ट स्टेज से शुरू होती है और सेकंड स्टेज में तेजी से हो जाती है। जो थर्ड होता है आपका फ्लेक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि एक टाप बेंडिंग ऑफ फीटस हेड एट नेक टुवर्ड चेस्ट। फोर्थ क्या होता है आपका इंटरनल रोटेशन, जिसमें कि फीटस का जो हेड है वह 1/8 सर्किल मूवमेंट करता है या फिर 45 डिग्री रोटेट करता है। और यहाँ पे इंटरनल रोटेशन के दौरान ही आपका वजाइनल इंट्रोइटस पे फीटस हेड का दिखाई देता है, यानी कि क्राउनिंग होती है। देन क्या है एक्सटेंशन ऑफ हेड, इसमें जो होता है हेड की क्राउनिंग होने के बाद होता है इसमें क्या होता है कि इसमें ऑक्सीपुट प्यूबिक बोन पर पाइवोट हो जाता है, जिसमें हेड का एक्सटेंशन होने से सिंसपुट फेस व चीन पेरिनियम को स्वीप करते हुए बाहर निकल जाते हैं। छठवां क्या है आपका रेस्टिट्यूशन, जिसमें कि इंटरनल रोटेशन के विपरीत दिशा में हेड का 1/8 सर्कल में रोटेशन होने से नेक का जो टॉर्सन होता है, यानी कि जो आपकी मुड़ी हुई नेक होती है वो रिलीज होती है। देन क्या होता है कि फीटल हेड का बाहर आने के लिए बॉडी का रिलाइनमेंट होता है। अब क्या देखते हैं, अगला है एक्सटर्नल रोटेशन में क्या है कि हेड की डिलीवरी के बाद शोल्डर को पेल्विक आउटलेट के वाइडेस्ट यानी कि इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 13 सेंटीमीटर में लाने के लिए शोल्डर को रेस्टिट्यूशन की समान दिशा में 1/8 सर्कल में एक्सटर्नली हम रोटेट करते हैं। देन क्या होता है कि एक्सपल्जन ऑफ द फीटस हो जाता है, यानी कि डिलीवरी हम बाहर की तरफ निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये आपके 8 जो है मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर है इन सिफेलिक प्रेजेंटेशन में। ओके, लिखना संभव नहीं है इस वजह से मैंने ओरली बोल दिया है। अगला सवाल है, इंटरनल रोटेशन के बाद समांतर कौन सी मूवमेंट होती है? तो ऑप्शन ए एक्सटेंशन, ऑप्शन बी है फ्लेक्शन, ऑप्शन सी है डिसेंट, ऑप्शन डी है एंगेजमेंट। तो अभी मैंने बताया कि इंटरनल रोटेशन के बाद जो होता है आपका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। रेस्टिट्यूशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए प्लेसेंटा का अलग होना, ऑप्शन बी है फीटल हेड का अपने ओरिजिनल पोजीशन की ओर घूमना, ऑप्शन सी है सर्विक्स का बंद होना, ऑप्शन डी है कार्ड का कटना। तो जो रेस्टिट्यूशन होता है ना, तो इसके अंदर जो नेक का टॉर्सन होता है उसको वो रिलीज होता है और फीटल हेड जो होता है एकदम बिल्कुल सेंटर यानी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ जाता है। देन आपकी जो हेड होती है उसकी डिलीवरी जल्दी हो जाती है, अंदर का जो मतलब है आपका शोल्डर वगैरह वो बाहर जल्दी से आ जाता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या है कि नॉर्मल लेबर में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है प्लेसेंटा बनाना, ऑप्शन बी है सर्वाइकल डायलेटेशन और फीटल डिसेंट में सहायता करना, ऑप्शन सी है फीटल अर्थ रेट बढ़ाना, ऑप्शन डी है दूध बनाना। यानी कि नॉर्मल लेबर के अंदर यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूट्राइन कंट्रैक्शन का मतलब होता है कि यूट्रस के अंदर हलचल पैदा होना। ठीक है, उसमें कंट्रैक्शन होना। तो उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है आपका, ये सर्वाइकल डायलेशन में हेल्प करता है और फीटस को डिसेंट में सहायता करता है। फीटल डिसेंट का मतलब होता है कि फीटस का लगातार डाउनवर्ड पोजीशन में आपका मूवमेंट होना, फॉरवर्ड मूवमेंट होना। ठीक है, तो ये हमारा फीटल डिसेंट कहलाता है। सर्वाइकल डायलेटेशन क्या होता है कि ये आपकी सर्विक्स है, तो ये जो सर्विक्स की जो यहाँ पे चौड़ाई के अंदर जितना ये चौड़ी होती है ना, इसको हम डायलेटेशन बोलते हैं। और ये ऊपर की तरफ यानी कि ये लेंथ में कितनी छोटी होती है, यानी कि जितनी ये बढ़ेगी उतनी ही इसकी लेंथ जो है ये कम होगी, उतनी ये लेंथ कम होगी। इस वजह से यानी कि चौड़ाई का बढ़ना, लेंथ का कम होना, यही हमारा सर्वाइकल डायलेटेशन कहलाता है। सर्वाइकल डायलेटेशन का मतलब कि सर्विक्स के अंदर फैलाव आना। ठीक है, इतना समझिए बस आप। और इफेसमेंट में सर्विकल जो लेंथ होती है वो छोटी होने लगती है। अगला सवाल है, ट्रू लेबर की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्शन नियमित और प्रोग्रेसिवली स्ट्रॉन्गर होते हैं, ऑप्शन बी है कॉन्ट्रैक्शन हमेशा इरेगुलर होते हैं, ऑप्शन सी है सर्वाइकल चेंजेस नहीं होते हैं, और आपका इसमें दिया है कि केवल आराम करने पर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं। तो देखिए आपके जो
ट्रू लेबर की जो विशेषता है, तो उसमें क्या होता है कि ये ट्रू लेबर में क्या होता है कि इसमें यूट्राइन जो कंट्रैक्शन होते हैं वो रेगुलर इंटरवल से आते हैं, तो यहाँ पे इर्रेगुलर दिया है तो ये तो होगा नहीं। दूसरा क्या है कि जो भी कंट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी है, वह ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, यानी धीरे-धीरे बढ़ती है। तो वो होता है इसका फीचर। और क्या है कि इसके अंदर प्रोग्रेसिव इफेसमेंट एंड डायलेशन ऑफ द सर्विक्स होता है। सर्वाइकल चेंजेस नहीं होते हैं, होता है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है कि धीरे-धीरे सर्विक्स का इफेसमेंट भी होता है। इफेसमेंट का मतलब होता है कि सर्विक्स का लेंथ छोटा होना, ठीक है? उसकी लंबाई का छोटा होना, यानी कि शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, थिनिंग ऑफ सर्विक्स, टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स या फिर राइपनिंग ऑफ सर्विक्स को हम इफेसमेंट बोलते हैं। देन क्या है कि केवल आराम करने से कंट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, आराम करने पर कंट्रैक्शन नहीं बढ़ता है। ट्रू लेबर की यही विशेषता है, सब आपको मैं बताती हूँ। इसमें यूट्राइन कंट्रैक्शन रेगुलर इंटरवल से आता है। इसमें जो कंट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी है वो धीरे-धीरे बढ़ने लगती है। इसमें जो सर्विस का डायलेशन और इफेसमेंट होता है वो दोनों साथ-साथ होते हैं। और इसमें जो शो होता है वो प्रेजेंट होता है। इसके शो का मतलब क्या है कि ब्लड के साथ मिले हुए कुछ सर्वाइकल म्यूकस प्लग होते हैं, वो बाहर निकलने लगते हैं, इसको हम शो बोलते हैं। और ये 24 घंटे में ये होता है कि लेबर जो होता है, ये लेबर प्रारंभ होने का सबसे अच्छा संकेत होता है शो। और क्या है कि इसमें जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है फीटस का, वो कंटिन्यू डिसेंड होता है, यानी कि नीचे की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट करता है, डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है? और इसमें बैग ऑफ मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है? इसमें और क्या है कि इसमें इंटेंस इसमें जो है कंट्रैक्शन धीरे-धीरे उसका ड्यूरेशन और इंटेंसिटी है, दोनों ही बढ़ने लगती है। तो ये हमारे टूल लेवल की विशेषता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि एक ही फीचर इसमें मिल रहा है कि कंट्रैक्शन नियमित होते हैं, प्रोग्रेसिवली स्ट्रॉन्गर होते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देखते हैं आपका। नॉर्मल लेबर में फीटल हार्ट रेट सामान्यतः कितना माना जाता है? ऑप्शन ए है 60 से 90 पर मिनट, ऑप्शन बी है 90 से 110 पर मिनट, ऑप्शन सी है 110 से 160 पर मिनट, ऑप्शन डी है आपका 170 से 200 पर मिनट। तो जो फीटल हार्ट रेट होता है नॉर्मली, वो 110 से 160 पर मिनट नॉर्मल माना जाता है। अगला सवाल है, डिलीवरी के दौरान फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करना क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन ए है मैटरनल बीपी जानने के लिए, ऑप्शन बी है फीटल वेलबीइंग असेस करने के लिए, ऑप्शन सी है प्लेसेंटा का वेट जानने के लिए, ऑप्शन डी है सर्वाइकल लेंथ जानने के लिए। तो जो फीटल हार्ट मॉनिटर करेंगे तो हम फीटस की ही कंडीशन जानने के लिए करेंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि फीटल के वेलबीइंग असेस करने के लिए कि फीटस हमारा जो बच्चा है वो सही सलामत है कि नहीं, इसलिए हम जो एफएचआर है वो हम मॉनिटर करते रहते हैं डिलीवरी के दौरान। अगला सवाल है, एएमटीएसएल का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ऑप्शन बी है एक्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेफ लेबर, ऑप्शन सी है असिस्टेड मैनेजमेंट ऑफ थर्ड लेबर, ऑप्शन डी है आपका एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ टोटल लेबर। तो जो आपका एएमटीएसएल होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा इसमें, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, यानी कि ये एएमटीएसएल जो है ये थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर जो भी एक्टिव मैनेजमेंट किए जाते हैं, ये हमारा एएमटीएसएल होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके टोटल 9 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें कि पहले हम एब्डामेन को पाल्पेट पाल्पेट करते हैं। जैसे कि आपका बच्चा डिलीवर हो गया तो हम दोबारा देखते हैं कि कहीं दूसरा बच्चा तो नहीं है, तो उसको हम एब्डामेन पाल्पेट करते हैं। दूसरा हम यूटेरोटॉनिक ड्रग देते हैं। यूटेरोटॉनिक ड्रग इन द सेंस का मतलब होता है कि इसमें यूट्रस को ऐसी दवा जो कि यूट्रस के अंदर कंट्रैक्शन पैदा करती हो, उसे हम यूटेरोटॉनिक ड्रग बोलते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीटोसिन दवा का यूज किया जाता है और उसमें 10 इंटरनेशनल यूनिट हम इंजेक्ट करते हैं ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को, ठीक। तीसरा हम क्या करते हैं कि डिलेड कार्ड क्लैंपिंग, जो कि 1 से 3 मिनट के बाद हम कार्ड को क्लैंप करते हैं। डिलेड क्यों करते हैं? क्योंकि जितना भी मैटरनल ब्लड है वो फीटस के अंदर आ जाए, जिसमें कि 80 से 100 ml ब्लड आपका फीटस के अंदर आता है, जो कि बच्चे को फिजियोलॉजिकल एनीमिया से बचाता है। अगला क्या करते हैं हम, चौथा नंबर, इसमें हम कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन करते हैं, यानी कि जो भी कार्ड है उसमें हम उसको हम कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन मेथड से धीरे-धीरे प्लेसेंटा को आउट करते हैं। देन क्या करते हैं कि यूटेराइन टोन का हम एग्जामिनेशन करते हैं कि कहीं यूटेरस आपका हार्ड तो नहीं है, कहीं आपका लूज तो नहीं है। यदि लूज हुआ तो आपका जिसमें पीपीएस के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसका असेसमेंट कर लिए। नेक्स्ट छठवां नंबर में क्या आता है कि वेजाइनल कैनाल इंजरी असेस, यानी कि जो भी वेजाइना है डिलीवरी हुआ है तो उसके अंदर वेजाइनल कैनाल का असेस करते हैं कि उसके अंदर कोई इंजरी वगैरह तो नहीं है। नेक्स्ट क्या करते हैं कि 0.5% क्लोरीन से हम क्लीन करते हैं और फिर सिरिंज को हम डिस्पोज करते हैं जो भी यूज हुई है, और लास्ट में हम हैंड वॉशिंग कर लेते हैं। तो यही हमारा एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जिसके अंदर क्या होता है कि फीटस डिलीवरी के बाद शुरू होती है, प्लेसेंटा फीटस डिलीवर होता है तो शुरू होती है, और प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद खत्म हो जाती है, जिसका पीरियड होता है 15 से 30 मिनट। अब तो आपका 5 से लेकर के 15 मिनट ही नॉर्मली माना जाता है प्राइमरी एंड मल्टी ग्रेविटा दोनों के अंदर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में यूटेरोटॉनिक ड्रग का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
ऑप्शन ए है पेन बढ़ाना, ऑप्शन बी है यूट्राइन कंट्रक्शन बढ़ाकर पोस्टपार्टम हेमरेज को कम करना, ऑप्शन सी है लेबर रोकना, ऑप्शन डी है आपका फीटल मूवमेंट बढ़ाना। तो अभी मैंने बताया है कि ये जो यूटेरोटॉनिक ड्रग होती है, आपकी यूट्राइन कंट्रक्शन को बढ़ा करके पीपीएस को रोकने का काम करती है। ऑप्शन ए पीपीएस की रोकथाम में एएमटीएसएल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑप्शन ए यूटेरोटॉनिक देना, ऑप्शन बी है केवल बेड रेस्ट, ऑप्शन सी है केवल ओरल फ्लूइड, ऑप्शन डी है एंटीबायोटिक देना। तो जो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लीवर के अंदर पीपीएस की रोकथाम के लिए हम यूटेरोटॉनिक ड्रग देते हैं, जिसके अंदर हम ऑक्सीटोसिन को 10 इंटरनेशनल यूनिट इंजेक्ट करते हैं। जैसे ही आपका बीबी डिलीवर होता है उसके जस्ट बाद ही हम इंजेक्शन को देते हैं, आईएम लगाते हैं। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, यूटेरोटॉनिक ड्रग देना। अगला सवाल है प्लेसेंटा सेपरेशन का एक क्लिनिकल साइन क्या है? ऑप्शन ए यूट्रस सॉफ्ट होना, ऑप्शन बी है सडन गॉस ऑफ द ब्लड, ऑप्शन सी है फीटल मूवमेंट पड़ना, ऑप्शन डी है सर्विक्स का बंद होना। तो जो जैसे ही प्लेसेंटल सेपरेशन होने का जो क्लिनिकल साइन जो होता है, वो जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट होने वाला होता है, तो मतलब आपका सडन गॉस ऑफ द ब्लड का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जल्दी से ब्लड बाहर आने लगता है। तो ये होता है कि आपसे प्लेसेंटा सेपरेट हो चुका है, यानी यूट्राइन वाल को छोड़ दिया है, बाहर की तरफ आ रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला सवाल है प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑप्शन ए मैटरनल पल्स, बीपी और ब्लीडिंग, ऑप्शन बी है केवल टेम्परेचर, ऑप्शन सी है केवल वेट, ऑप्शन डी है केवल रेस्पिरेशन। देखिए यही नहीं हम चेक करेंगे, इसमें हम मैटरनल पल्स, बीपी जितने भी वाइटल्स है मदर के वो चेक करेंगे, साथ ही साथ हम ब्लीडिंग का भी असेसमेंट यहाँ पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीपीएस के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। इस वजह से हमें ब्लीडिंग को असेस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एनबीडी के अंदर आपका नॉर्मल जो ब्लड लॉस होता है वो आपका 500 ml होता है। यदि 500 ml से ज्यादा हुआ तो वो पीपीएस की कंडीशन होती है, ठीक है। और सीजेरियन सेक्शन के अंदर आपका 1000 ml लॉस होता है ब्लड, और यदि 1000 ml से ज्यादा क्रॉस हुआ तो वो हमारा पीपीएस की कंडीशन हो जाती है। तो इसलिए ब्लीडिंग का मॉनिटरिंग करना भी बहुत जरूरी होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है डिलीवरी के तुरंत बाद न्यू बॉर्न की सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? ऑप्शन ए है बाथ देना, ऑप्शन बी है ब्रीदिंग और ओवरऑल कंडीशन असेस करना, ऑप्शन सी है कपड़े बदलना, ऑप्शन डी है मदर को अलग करना। सबसे जो इसमें सबसे पहले जो प्राथमिकता होती है वो बच्चे को पहले ब्रीदिंग करना कराना और आपका ओवरऑल जितने भी कंडीशन है उसकी असेसमेंट करना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है। इसीलिए तो देखते हैं कि बच्चे को उल्टा लटका करके उसके पीठ पे रब करते हैं, ताकि जितनी भी उसकी श्वसन नली है वो खुल जाए और अच्छे से बच्चा सांस ले पाए, ब्रीदिंग स्टार्ट कर पाए। अगला सवाल न्यू बॉर्न को जन्म के बाद तुरंत ड्राई करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे ड्राई करने का पूछा है। ऑप्शन ए इन्फेक्शन बढ़ाना, ऑप्शन बी है हीट लॉस रोकना, ऑप्शन सी है क्राई रोकना, ऑप्शन डी है कॉर्ड जल्दी काटना। देखिए ड्राई करने से कॉर्ड जल्दी काटना का कोई रिलेवेंट नहीं है। क्राई रोकना क्राई क्यों रोकेंगे? क्योंकि इसमें नहीं रुकना है, ठीक है। क्राई जितना बच्चा खुल के रोएगा उतनी ही उसकी श्वसन नली साफ होगी और बच्चा अच्छे से श्वसन कर पाएगा। तो इसमें क्राई रोकने का कोई उद्देश्य नहीं होता। इन्फेक्शन बढ़ाने का इसमें इससे कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी इन्फेक्शन हम क्यों बढ़ाएंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। इसमें हीट लॉस को रोकते हैं, बच्चे को ड्राई करते हैं, इसमें हीट लॉस को रोका जाता है। इसके अंदर जो हीट लॉस होती है बच्चे का वो इवापोरेशन माध्यम से होती है, क्योंकि अमनोटिक फ्लूइड जितना भी उसके बच्चे में लगा रहता है, यदि ड्राई नहीं करेंगे तो बच्चे में हीट लॉस यानी हाइपोथर्मिया में बच्चे के जाने के चांसेस होते हैं। और हाइपोथर्मिया क्या होता है कि न्यूबॉर्न के लिए एक साइलेंट किलर का काम करता है। तो ये बहुत जरूरी है ड्राई करना। अगला सवाल है न्यूबॉर्न में हीट लॉस रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। ऑप्शन ए है तुरंत सुखाना और वार्म रखना, ऑप्शन बी है ठंडे पानी से साफ करना, ऑप्शन सी है फैन के सामने रखना, ऑप्शन डी है कपड़े देर से पहनाना। देखिए ठंडे पानी से ये बी सी डी ऑप्शन तीनों ही गलत है। ये तुरंत बच्चे को हम सुखाते हैं और उसको वार्म रखते हैं, क्योंकि वार्म नहीं रखेंगे तो बच्चे के अंदर टेम्परेचर लो होने यानी हाइपोथर्मिया होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं और बच्चा इसमें खतरे में जा सकता है। इस वजह से इसमें हीट लॉस रोकने का एक ही उपाय है कि आपका तुरंत सुखाते हैं, बच्चे को ड्राई करते हैं और उसको गर्म कपड़े में लपेट करके रख देते हैं, ताकि बच्चे का टेम्परेचर बना रहे। अगला है न्यूबॉर्न को मदर के चेस्ट पर स्किन टू स्किन को रखने को कहते हैं। ऑप्शन ए कंगारू केयर, ऑप्शन बी है स्किन टू स्किन कांटेक्ट, ऑप्शन सी है फोटोथेरेपी, ऑप्शन डी है रूमिंग आउट। देखिए रूमिंग आउट नहीं होता, फोटोथेरेपी कुछ अलग ही है आपका। देखिए यहाँ पे फोटोथेरेपी आपकी जॉइंटिस के अंदर दिया जाता है, और जो कंगारू केयर यहाँ पे लिखा है टोटल मदर केयर नहीं लिखा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो जो स्किन मदर टू बेबी का चेस्ट होता है लगता है, तो उसको हम स्किन टू स्किन कांटेक्ट बोलते हैं। करेक्ट आंसर बी है आपका। अगला सवाल है बर्थ के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कब शुरू करने की सलाह दी जाती है? तो ऑप्शन ए है 24 घंटे बाद,
ऑप्शन बी है 12 घंटे बाद, ऑप्शन सी है आपका जितना जल्दी संभव हो सके आइडियली पहले घंटे में, ऑप्शन डी है 3 दिन बाद। तो बर्थ के बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो हम जितना जल्दी यानी एज सून एज पॉसिबल या फिर हम जो बेबी जन्म के 1 घंटे के भीतर ही हम स्तनपान कराते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कोलेस्ट्रम क्या है? ऑप्शन ए है अंतिम दूध, ऑप्शन बी है जन्म के शुरुआती दिनों में निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध, ऑप्शन सी है कृत्रिम दूध, ऑप्शन डी है केवल पानी। तो कोलेस्ट्रम जो होता है वो शुरुआती के दिनों में निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध होता है, जो कि 1 से 3 दिन के बीच निकलता है। ठीक है, इसके अंदर सबसे रिचेस्ट एंटीबॉडी IgA होती है। ठीक है, बच्चे को जो इम्यूनिटी प्रदान करने का काम करती है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर बी है आपका इसमें। अगला सवाल, कोलेस्ट्रॉल विशेष रूप से किससे रिच होता है? ऑप्शन ए एंटीबॉडीज, ऑप्शन बी है केवल फैट, ऑप्शन सी है केवल ग्लूकोज, ऑप्शन डी है केवल वाटर। तो इसमें एंटीबॉडीज सबसे ज्यादा पाई जाती है जो कि IgA होती है। करेक्ट आंसर ए है। अगला सवाल, न्यूबॉर्न में अपकार स्कोर कब असेस किया जाता है? ऑप्शन ए केवल 24 घंटे पर, ऑप्शन बी है 1 से 5 मिनट, ऑप्शन सी है 12 घंटे पर, ऑप्शन डी है 7 दिन पर। तो इसमें हम अपकार स्कोर जो होता है जन्म के हम पहले मिनट और 5वें मिनट में करते हैं और इमरजेंसी के अंदर हम नेक्स्ट 10 मिनट में करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। यदि आप अपकार स्कोर टोटल न्यूबॉर्न का आप देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे प्री थ्योरी क्लास में पीडियाट्रिक की क्लास फर्स्ट है, उसमें कि अपकार स्कोर के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगला सवाल है अपकार में ए का अर्थ है? ऑप्शन ए है एयरवे, ऑप्शन बी अपीयरेंस, ऑप्शन सी एक्टिविटी, ऑप्शन डी असेसमेंट। तो अपकार में ए का मतलब होता है अपीयरेंस, तो करेक्ट आंसर बी है। अगला सवाल, अपकार में पी का अर्थ है? ऑप्शन ए पल्स, ऑप्शन बी है आपका प्रेशर, ऑप्शन सी है परफ्यूजन, ऑप्शन डी है पोजीशन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पी फॉर पल्स होता है, यानी कि ए फॉर देखिए अपीयरेंस, पी फॉर पल्स, जी फॉर ग्राइमेस जिसको हम इसमें हम रिफ्लेक्स बच्चे को देख करते हैं, ए फॉर फिर आता है अगला एक्टिविटी चेक करते हैं जिसमें मसल टोन देखते हैं, आर फॉर रेस्पिरेशन जिसमें हम रेस्पिरेटरी एफर्ट देखते हैं। अगला है अपगार में जी का अर्थ है? ऑप्शन ग्रोथ, बी है ग्राइमेस, सी है आपका ग्रेप्सिंग और डी है आपका जेस्टेशन। तो जी का इसमें अर्थ होता है ग्राइमेस, जिसके अंदर रिफ्लेक्स चेक करते हैं, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है अपगार का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है आपका 15। तो अपगार का मैक्सिमम स्कोर 10 होता है। अगला सवाल, अपगार में प्रत्येक कंपोनेंट का मैक्सिमम स्कोर होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है आपका 2, ऑप्शन सी आपका 3, ऑप्शन डी है 5। तो अपगार में प्रत्येक जो कंपोनेंट होता है उसका मैक्सिमम स्कोर 2 होता है और मिनिमम 0 होता है। तो करेक्ट आंसर इसमें मैक्सिमम पूछा है तो 2 हो जाएगा, तो बी आपका सही हो जाएगा इसमें। अगला सवाल है अपकार स्कोर में कौन सा पैरामीटर शामिल नहीं है? ऑप्शन ए हार्ट रेट, ऑप्शन बी है रेस्पिरेटरी एफर्ट, ऑप्शन सी है मसल टोन, ऑप्शन डी है ब्लड प्रेशर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हार्ट इसमें ब्लड प्रेशर मेंशन नहीं होता है। अगला सवाल है न्यूबॉर्न की नॉर्मल हार्ट रेट लगभग होती है? ए ऑप्शन आपका 40 से 60 पर मिनट, ऑप्शन बी है 60 से 80, ऑप्शन सी है आपका 100 से 160, ऑप्शन डी है 180 से 200 पर मिनट। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है न्यूबॉर्न की नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है? ऑप्शन ए है 10 से 20 पर मिनट, ऑप्शन बी है 30 से 60 पर मिनट, ऑप्शन सी है आपका 70 से 90 पर मिनट, ऑप्शन डी है 100 पर मिनट। तो जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है वो 30 से 60 पर मिनट होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला सवाल, न्यूबॉर्न में कार्ड केयर का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए है इन्फेक्शन रोकना, ऑप्शन बी है वेट बढ़ाना, ऑप्शन सी है आपका टेम्परेचर कम करना, ऑप्शन डी है फीडिंग रोकना। तो न्यूबॉर्न में जो कार्ड केयर का मुख्य उद्देश्य होता है वो इन्फेक्शन को रोकना होता है। कार्ड केयर करते हैं, इसके अंदर हम कार्ड को ड्राई करते हैं, क्लीन करते हैं, हमेशा ड्राई रखते हैं, उस पर कोई भी लिक्विड वगैरह क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं लगाते हैं, वो अपने आप सूख करके गिर जाती है। ऑप्शन ए है अम्लीकल कार्ड को केयर करते समय सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है? ऑप्शन ए कार्ड स्टम्प को क्लीन और ड्राई रखना, ऑप्शन ए बार बार खींचना, ऑप्शन सी गीला रखना, ऑप्शन डी है बिना जरूरत मैनिपुलेट करना। देखिए ये सब कुछ नहीं करते, गीला भी नहीं रखते हैं, इसमें इन्फेक्शन के चांस होते हैं, बार बार खींचते नहीं, इसमें ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। कार्ड जो स्टम्प होता है, कार्ड स्टम्प क्या है मान लीजिए ये हमारा ये बेबी है, इसका ये अम्लाइकस है और ये जितना निकला रहता है काटने के बाद ये जो पार्ट निकला रहता है अम्लिकल कार्ड का, इसको ही हम कार्ड स्टम्प बोलते हैं और ये हमारा अम्लिकस होता है बच्चे का, है ना। तो इसको हम स्टम्प बोलते हैं। तो ये जो पार्ट है स्टम्प वाले पार्ट को आपको हमेशा क्लीन रखना है और ड्राई रखना है। अगला सवाल, न्यूबॉर्न को विटामिन के देने का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए जॉन्डिस रोकना, ऑप्शन बी विटामिन की डेफिशिएंसी ब्लीडिंग से बचाव, ऑप्शन सी इन्फेक्शन रोकना, ऑप्शन डी हाइपोथर्मिया रोकना। तो जो भी विटामिन के हम बच्चे को देते हैं तो जो भी विटामिन के की वजह से ब्लीडिंग होती है उससे हम बचाने के लिए देते हैं।
अगला है न्यूबॉर्न में रूटीन बाथ को तुरंत बर्थ के बाद क्यों अवॉइड किया जाता है? ऑप्शन ए हाइपोथर्मिया का रिस्क, ऑप्शन बी है वेट बढ़ता है, ऑप्शन सी है फीडिंग बंद हो जाती है, ऑप्शन डी है हार्ट रेट बढ़ता है। तो जो ये रूटीन बात होता है तुरंत हम बर्थ के बाद इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि बेबी का टेम्परेचर डाउन होने के चांस होते हैं, बेबी को हाइपोथर्मिया का रिस्क होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल, न्यूबॉर्न की आंखों की रूटीन केयर का उद्देश्य मुख्यतः है। ऑप्शन ए आई इन्फेक्शन से बचाव, ऑप्शन बी है हियरिंग इंप्रूव करना, ऑप्शन सी है विजन तुरंत 6/6 करना, ऑप्शन डी है स्लीप बढ़ाना। तो देखिए आई की रूटीन केयर का मतलब होता है इसमें कि आई इन्फेक्शन से हमें बचाव करना होता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है न्यूबॉर्न को मदर के साथ रूमिंग इन रखने का लाभ है। ऑप्शन ए है ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना, ऑप्शन बी है मदर बेबी बॉन्डिंग बढ़ाना, ऑप्शन सी है दोनों ए व बी, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो बिल्कुल इसमें ब्रेस्ट फीडिंग को भी प्रमोट होता है क्योंकि बच्चा जितना माँ के पास रहेगा उतना ही बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट होने से भी ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है आपका उसको प्रमोट किया जाता है और बेबी मदर के अंदर जो है बॉन्डिंग भी अच्छी खासी इमोशनल बॉन्डिंग होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों ही ऑप्शन सही है इसमें। अगला सवाल, न्यूबॉर्न में हाइपोथर्मिया का रिस्क सबसे अधिक किस कारण से होता है? ऑप्शन ए शरीर का सरफेस एरिया अधिक और टेम्परेचर रेगुलेशन अपरिपक्व होना, ऑप्शन बी है बहुत अधिक मसल मास, ऑप्शन सी है बहुत अधिक स्वेटिंग, ऑप्शन डी एडल्ट जैसा थर्मो रेगुलेशन। देखिए हाइपोथर्मिया का सबसे ज्यादा रिस्क होता है कि बच्चे का जो बॉडी सरफेस एरिया है वो ज्यादा होता है और टेम्परेचर रेगुलेशन उसका अपरिपक्व होने का मतलब जो टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर हाइपोथैलेमस होता है वह बच्चे के अंदर अभी इमेच्योर होता है, इस वजह से वो टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाता है और उसमें हाइपोथर्मिया का रिस्क बढ़ जाता है। अगला सवाल, बर्थ के बाद न्यूबॉर्न को वार्म रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए ड्राई रखना, ड्राई करना, वार्म कपड़े या कंबल में लपेटना और स्किन टू स्किन कांटेक्ट, ऑप्शन बी है ठंडे पानी से नहलाना, ऑप्शन सी है फैन के नीचे रखना, ऑप्शन डी है बिना कपड़ों के रखना। तो जो कि वार्म रखने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले बच्चे जैसे डिलीवर हुआ उसको ड्राई एंड क्लीन करते हैं, देन जो भी प्री वार्म्ड लिनन है उसके अंदर लपेट करके रैप करके अच्छे से बच्चे को रखते हैं और माँ और बच्चे के बीच स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवाते हैं ताकि उस बच्चे का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहे, बच्चे को हाइपोथर्मिया का रिस्क ना हो। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट करना आपका केएमसी भी कहलाता है। अगला सवाल, यदि न्यूबॉर्न बाथिंग नहीं कर रहा है या केवल गैस्पिंग कर रहा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है तुरंत फीडिंग कराना, ऑप्शन बी इनिशियल न्यूबॉर्न असेसमेंट और आवश्यक रिससिटेशन स्टेप शुरू करना, ऑप्शन सी है बात देना, ऑप्शन डी है मदर से दूर छोड़ देना। तो जो न्यूबॉर्न बाथिंग नहीं कर रहा है, इसमें ब्रीदिंग लिखा हुआ है, न्यूबॉर्न ब्रीदिंग नहीं कर रहा है तो इस वजह इसमें हमें तुरंत इनिशियल असेसमेंट करना है बच्चे का और रिसस्किटेशन स्टेप शुरू करना है, उसको हम वेंटिलेशन करते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला सवाल, न्यूबॉर्न रिससिटेशन में इफेक्टिव वेंटिलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए लंग्स में इफेक्टिव एयर एंट्री करना, ऑप्शन बी है बेबी को सुलाना, ऑप्शन सी है टेम्परेचर कम करना, ऑप्शन डी है कार्ड जल्दी काटना। तो इसमें हम इफेक्टिव वेंटिलेशन का मतलब होता है लंग्स में इफेक्टिव एयर एंट्री कराना, उसको हम मुंह से भी उसको सांस देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। अगला है लास्ट सवाल आपका, नॉर्मल न्यूबॉर्न केयर में सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती प्रैक्टिसेस का सही कॉम्बिनेशन कौन सा है? ऑप्शन ए है ड्राइंग प्लस वार्मथ प्लस ब्रीदिंग असेसमेंट प्लस अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन बी है इमीडिएट बाथ प्लस फार्मूला फीड, ऑप्शन सी है केवल कार्ड कटिंग, ऑप्शन डी है मदर और बेबी को अलग रखना। तो जो इफेक्टिव जो केयर होता है वो सबसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में मेंशन है, जिसमें बच्चे को हम सुखाते हैं, उसको गर्म रखते हैं, ब्रीदिंग का असेसमेंट करते हैं, फिर जल्दी से उसको स्तनपान कराते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये टोटल आपके 50 एमसीक्यूज हो गए। यहाँ पे मैंने ब्रेक सब एक्सिप्टो ब्रैकेमेटिक डायमीटर के बारे में यहाँ पे बताने वाली थी मैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 9.5 सेंटीमीटर। तो ये आपके टॉप 50 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं आपके टॉपिक नंबर 4 से। तो इस क्वेश्चन क्लास को बार-बार रिवाइज करें, देखें बार-बार, जो भी कंफ्यूजन है, डाउट है, पूछें कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी भला हो सके और हमारे चैनल पे बने रहें ऐसे ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितने भी न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपकी क्लास ऐसे ही कंटिन्यू रह सके। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।